हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। दोस्तों, अभी तक हमने मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को जाना, हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट द रोल ऑफ मनी मार्केट। कितना जरूरी है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मनी मार्केट का होना। एक तरीके से ये रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है और इसीलिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को निभाती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं आज के इस टॉपिक को। बारीकी से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनी मार्केट बोले तो शॉर्ट टर्म फंड्स, मनी मार्केट बोले तो शॉर्ट टर्म फंड, अरे मनी मार्केट बोले तो शॉर्ट टर्म फंड, मतलब जब भी जरूरत शॉर्ट टर्म फंड्स की होगी तो मनी मार्केट का रुख किया जाता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। यहां पर पैसे की दुकान लगाकर कोई बैठा नहीं कि आओ पैसे ले लो, आओ पैसे ले लो। यहां पर मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है। ये मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, लेस रिस्की एंड इजीली मार्केटेबल। म्हणजे वागाचे पंजे। याद रखना है कि हाईली लिक्विड बोले तो इजीली कन्वर्टिबल है। जैसे सोना आप किसी को दे दो, आपको तुरंत रोकड़ा दे देगा, उसी प्रकार ये इंस्ट्रूमेंट्स भी हाईली लिक्विड हैं, आसानी से मनी में कन्वर्टेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आंसर कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का है और आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से ग्रोथ, फ्लिप से फ्लिप से, अरे फ्लिप से। क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ, आंसर का नाम। चलिए सबसे पहले एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी मनी मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सरकार की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकता है। इसका रोल सरकार के फाइनेंस को संभालने में बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि पैसे की दुकानें नहीं है यहाँ पे, पैसे के जैसी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लेन देन होती हैं, तो उनका लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी मनी मार्केट में होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसीज होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन भी मनी मार्केट के जरिए होता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हर एक व्यक्ति का अपना पोर्टफोलियो होता है दोस्तों जब वो इन्वेस्टमेंट करता है। आजकल के स्टॉक मार्केट के ज़माने में भी अपना पोर्टफोलियो होता है। आप क्या परचेज कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं शेयर्स, उसके हिसाब से आपको कई सजेशंस भी मिलते रहते हैं। यहाँ पर भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने में मनी मार्केट और मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स, ये तो सबसे की पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी मार्केट का काम ही है कि वो बोरोवर्स के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, पूरा करे। यानी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, रेगुलर रूटीन खर्चे के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो वो आपको मनी मार्केट में मिल जाएगा। देन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, इंटीग्रेशन करता है। इक्विलिब्रेटिंग का मतलब ये इंटीग्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पर कहीं ना कहीं जो मैकेनिज्म यूज होता है वो लेस रिस्की है, हाईली लिक्विड है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, सेविंग्स को मोबिलाइज करता है इन्वेस्टमेंट में। जो पैसा आइडल पड़ा रहता, जो किसी काम शायद नहीं आता, वो पैसा मनी मार्केट के अंदर रीयूज होता है और जरूरतमंद इन्वेस्टर्स को मिलता है, वर्किंग कैपिटल में यूज होता है, असेट्स बनाने में यूज होता है और शॉर्ट टर्म फंड्स क्रिएट करता है। और इसीलिए दोस्तों इट इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। जो कैश ऐसे ही पड़ा रह जाता वो आइडियली अच्छे से यूज हो जाता है। आखिर में ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, यानी कहीं ना कहीं हर सेक्टर का, हर क्षेत्र का विकास मनी मार्केट से जुड़ा हुआ है। एवरी सेक्टर रिक्वायर्स फाइनेंस एंड फाइनेंस एज यू ऑल नो इज द बैकबोन, और मनी मार्केट ही उस बैकबोन को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर दोस्तों 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट का ओवरव्यू आपको मिला होगा। आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ। चलिए एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे ये पूरा करता है। सरकार की रिक्वायरमेंट, तू बोलेगा सरकार की क्या रिक्वायरमेंट? सरकार को बहुत पैसा चाहिए भाई, अलग अलग प्रोजेक्ट में सरकार को पैसा लगता है। पुल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, बहुत सारे खर्चे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगते ही हैं सरकार को।
और इसीलिए कई बार कम पैसा भी पड़ सकता है। बजट बनाया था लेकिन अब थोड़ा एक्सीड हो गया, तो ऐसे में मनी मार्केट की और सरकार जाती है। मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी यानी सरकारी खजाना, तो ये सरकारी खजाने के जो बिल्स होते हैं ना कि यहां से पैसा आने वाला है, वहां से पैसा आने वाला है, वो ट्रेजरी बिल्स के बदले में मनी मार्केट से सरकार पैसा उठा सकती है। समझे क्या एवरीबडी? नेक्स्ट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फ्लिप से ग्रोथ, एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मनी मार्केट इज अ डायनामिक मार्केट, इट फैसिलिटेट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी। यानी ऐसा वैसा कोई जमींदार या इंडिजीनियस बैंकर थोड़ी है, पूरा का पूरा मार्केट है, सिस्टम से चलता है, और इसीलिए मैनेजमेंट लिक्विडिटी का प्रॉपरली आप खुद देख सकते हैं कि यार कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, मेरे पास जो बिल है उसका वैल्यू अब कितना है, बाद में कितना रहेगा। और इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज, दस दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझ में आया क्या? एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मॉनेटरी पॉलिसी ये देश के सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का सही इंप्लीमेंटेशन फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू ही हो सकता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट सही से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में कंट्री आ सकता है, कंट्री का ग्रोथ आ सकता है, और इसीलिए मनी मार्केट का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। कौन इसको लाता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। अब आरबीआई जब लेके आती है तो इट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। एग्रीकल्चरल सेक्टर का रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिक्वायरमेंट, सर्विस सेक्टर का रिक्वायरमेंट, अलग अलग सेक्टर के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई ये पॉलिसी लाती है ना। कहीं किसी एक ही सेक्टर में ज्यादा ना चला जाए, किसी एक ही सेक्टर में बहुत कम ना रह जाए, ये सब मॉनिटर आरबीआई को करना पड़ता है। और इसीलिए याद यही रखना है कि इंक्रीज करना है पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इंश्योर्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपका मनी मार्केट वेल डेवलप्ड है तो जो पॉलिसी आरबीआई ने बनाई है वो अच्छे से यहां पर इंप्लीमेंट हो पाती है, हर सेक्टर को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वेल्थ का, एंड इट गाइड्स द सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी एज वेल। ब्याज कितना लेना चाहिए कौन से सेक्टर से, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी आरबीआई को मिल जाती है, अच्छे से इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है। आखिर में दोस्तों अगला पॉइंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो यहां पर याद रखना है फ्लिप। एफ से अपन ने क्या पढ़ा सबसे पहले? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। एल से क्या पढ़ा अपन ने? लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आई से अभी अभी देखा इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी अपन इसको अपने पोर्टफोलियो से ही जोड़ के देखते हैं। मनी मार्केट के अंदर तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना। अपन अगर अपना एक ग्रो का ऐप खोलें या अपस्टॉक्स का ऐप खोलें, शेयर बाजार वाला, तो उसके अंदर आपको दुनिया भर के शेयर्स दिखते हैं ना। सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। कोई टाटा में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इक्विटी में, कोई गोल्ड में, कोई पेट्रोल में, ऑयल के अंदर, सबका अपना अपना है। कोई इलेक्ट्रिक्स में आजकल इन्वेस्ट कर रहे सब। तो समवेयर और द अदर एवरीवन हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, एवरीवन हैज देयर ओन पोर्टफोलियो। यहां पर भी अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है। किसी को लग रहा है कि यार मेरे को सेफ रहना है, मैं सरकारी बिल्स में ही लेन देन करता हूँ। किसी को लगता है नहीं यार म्यूचुअल फंड्स में लेन देन करता हूँ। सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स है, और उस सोच के हिसाब से वो लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। उस पोर्टफोलियो को मैनेज करता है मनी मार्केट डील्स with different types of financial instruments that are designed to suit the risk and return preferences of the investors. This enables the investors to hold a portfolio of different financial assets, which in turn helps minimizing the risk and maximizing the returns. मतलब गाइडेंस प्रॉपर रहता है, मनी मार्केट में रिस्क भी कम रहता है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति, हर इन्वेस्टर कम रिस्क में मैक्सिमाइज कर सकता है अपने रिटर्न्स को। दोस्तों इसके अलावा फ्लिप से ग्रोथ के अंदर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स, ये तो सबसे कॉमन और इनिशियल पॉइंट ही है कि मनी मार्केट है ही किसके लिए, तो वो बोरोवर्स के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए है। मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बोरोवर्स एट रियलिस्टिक प्राइसेस। रियलिस्टिक प्राइसेस पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे आसानी से, क्विक और इजी
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। दोस्तों इसके अलावा ई से आता है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म क्या है? थ्रू रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। यही लाइन इसका मीनिंग है। सेविंग्स एक जगह पड़े हैं, वो वहीं पड़े रह जाएंगे तो कोई काम नहीं आएंगे, उनका प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए ना, कि हाँ ये सेविंग यहाँ है ना, इस सेविंग को मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ, थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, थोड़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, थोड़ा सर्विस सेक्टर में, समझ रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर को, सेविंग करने वाले को भी फायदा मिले, उसको अच्छे रिटर्न्स मिले, और जिसको जरूरत है सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की, एसेट्स खरीदने की, उसको भी वो पैसा काम आता रहे। तो इस तरह से इकोनॉमिक साइकिल चलाने में मैकेनिज्म यूज होता है। समवेयर और द अदर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल्स, मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। क्योंकि एक तरफ कौन है? एक तरफ इन्वेस्टर्स है जो सेविंग करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरे तरफ कौन है? बोरोवर है जो अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाना चाहते हैं। तो दोनों सप्लाई और डिमांड तो है, ये सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करता है, इक्विलिब्रेट करता है मनी मार्केट, समझे? इसीलिए इसे कहते हैं इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे और 2 पॉइंट है। इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। से के अंदर ई, इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश मतलब मनी मार्केट डील्स विथ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू मनी। एक्चुअल मनी का लेन देन नहीं हो रहा है, जो मनी के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका लेन देन हो रहा है, सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी एंड नॉट एक्चुअल मनी, दस इट इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। लास्टली ग्रोथ। ग्रोथ काय का? कॉमर्स, इंडस्ट्री और ट्रेड का। मनी मार्केट की वजह से ही तरक्की की उड़ान देश भर पाता है, देश का हर सेक्टर ग्रो कर पाता है। मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। It also provides working capital for agriculture and small scale industry। तो ऑटोमेटिकली जब ये मदद कर रहा है हर सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तो ग्रोथ तो कॉमर्स, इंडस्ट्री और ट्रेड का हो गई। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर दोस्तों 8 सिंपल से पॉइंट। क्वेश्चन बहुत इजी आ चुका है 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में, और बहुत इजी भी है। 4 मार्क के लिए पूरे 8 मत लिखना, आप कम से कम 6 पॉइंट लिख सकते हो बहुत आसानी से। और याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है फ्लिप से ग्रोथ, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली पूरा आंसर हो जाएगा। देखो ये चैप्टर पूरा सीक्वेंस में चल रहा है। स्टार्टिंग में अपन ने मनी मार्केट देखा, मनी मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, और अभी अपन ने रोल देखा। इसके आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे, छोटे मोटे इसके प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद कैपिटल मार्केट, उसका स्ट्रक्चर, उसका रोल, उसके प्रॉब्लम्स, समझे? इस तरह से चैप्टर जो है थोड़ा दिखने में भले लेंदी हो, लेकिन अगर आइडिया से पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छे से मार्क्स कवर हो सकता है। देखो ऑनलाइन तुमको बहुत लोग मिलेंगे जो तुमको आईएमपी क्वेश्चंस देंगे, बोलेंगे ये आईएमपी है, वो आईएमपी है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई आईएमपी कभी काम नहीं आता है। और इसका सबूत क्या है? सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप तो डरा रहे हो। इसका सबूत यह है इसका वेटेज। ओसीएम के अंदर, एसपी के अंदर ठोक बजा के मैं खुद आईएमपी दे देता हूं कि यही आईएमपी है, यही आईएमपी है, यही आईएमपी, और वो आता भी है। क्यों? क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज ही कुछ वैसा है ओसी और एसपी में। आप देखोगे ओसीएम के अंदर तो 1, 2, 4, 8 में ही इतना ज्यादा वेटेज है कि पेपर उसी में से सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स का वेटेज देखो तो हर चैप्टर 7 या 8, 7 या 8, 7 या 8, कोई ऐसा नहीं है कि 20 मार्क का एक चैप्टर है, कोई ऐसा नहीं है कि 50 मार्क का, ऐसा कुछ नहीं है ना। सब 7 मार्क के या तो 8 मार्क के, 7 मार्क के या तो 8 मार्क के, 7 मार्क के या तो 8 मार्क के। और कई बार ये आईएमपी के चक्कर में स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने को हर चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इकोनॉमिक्स में होना ही चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आप आईएमपी पढ़ने जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, फर्स्ट चैप्टर में यूटिलिटी में क्या क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यार सप्लाई वाले चैप्टर में क्या है। समझ रहे हो? हर चैप्टर का ओवरव्यू और समरी अगर तुम्हारे पास रहेगा ना तो तुम आईएमपी करोगे तो तुमको इजीली क्रक्स मिलेगा हर आंसर का, और यू विल बी एबल टू क्रैक मोर। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट आज से पढ़ना शुरू करोगे और आईएमपी से पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में ये ट्रिक काम नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स में आपको हर चैप्टर का एक ओवरव्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर कहीं पे भी बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन टाइप में आ सकता है।
तो प्लीज़ 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 जब भी आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो ना, तो शुरुआत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही करो। अंडरस्टूड एवरीवन? उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको समझा होगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।